संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। पीएम मनमोहन सिंह ने पिछले 2-3 सेशनों में काफी समय बर्बाद होने पर अफसोस जताया है और विरोधी दलों से अपील की है कि वो महत्वपूर्ण फूड सिक्योरिटी बिल समेत दूसरे विधायी कार्यों में सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने इस बात का भरोसा दिया है कि वो विरोधियों की ओर से उठाए गए विषयों का सम्मान करेगी। वहीं मुख्य विरोधी दल ने कहा है कि अगर सरकार उनके सुझावों को मानती है तो वो विधेयकों को पारित कराने में सहयोग करेगा। ज्यादातर दलों ने 5 से 30 अगस्त के बीच चलने वाले सेशन को काफी कम बताया है। इस पर सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर जरूरत महसूस की गई तो सेशन के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर रविवार को बीजेपी संसदीय दल के शीर्ष नेताओं ने बैठक की। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर हुई इस बैठक में महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना तैयार की गई। आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में फूड सिक्योरिटी बिल, भूमि अधिग्रहण बिल, रिटेल में FDI जैसे मुद्दों पर बीजेपी का आक्रामक रुख रहेगा। इसके अलावा तेलंगाना का मुद्दा भी उठाया जाएगा। पूरे तेलंगाना के विषय को इस तरह से मिसहैंडल किया है कि आज वहां तनाव है। कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो 30 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र में विचार के लिए 44 विधेयक रखे जाने हैं, 6 वापस लिए जाने हैं और 14 अन्य पेश किए जाने हैं। लेकिन सत्र में केवल 16 बैठकें ही होनी है, लिहाजा इन सारे विधायी कार्यों को निपटाना सत्र में असंभव सा है। अधिकतर राजनीतिक दलों ने 5 से 30 अगस्त तक चलने वाले सत्र को बहुत ही कम समय बताया है, जिसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। संसद के मानसून सत्र में खाद्य सुरक्षा विधेयक, बीमा एवं पेंशन क्षेत्र में सुधार से संबंधित विधेयक और राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखने के लिए RTI अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करवाना सरकार की प्राथमिकता होगी। निलंबित SDM दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में यूपी सरकार ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है। नोएडा के कादलपुर गांव में मस्जिद की दीवार गिराने के आरोप में सस्पेंडेड हुई दुर्गा शक्ति नागपाल को सरकार ने चार्जशीट की कॉपी भेजी है। दुर्गा से 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। यूपी सरकार ने चार्जशीट की एक कॉपी केंद्र को भी भेजी है। चार्जशीट में कहा गया है कि दुर्गा में प्रशासनिक क्षमता की कमी है और उन्होंने निर्माण गिराने में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। दुर्गा शक्ति से पूछा गया है कि इस मामले में सीनियर की सलाह क्यों नहीं ली गई। अखिलेश सरकार ने दुर्गा को चार्जशीट भेजकर साफ कर दिया कि वो इस मामले में तमाम विरोधों के बाद भी अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय अब हरकत में आ गया है। केंद्र की कार्मिक विभाग ने यूपी सरकार से दुर्गा शक्ति के निलंबन के बारे में रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने इस मामले में दखल देते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है। पीएमओ ने यह कार्रवाई सोनिया की चिट्ठी के बाद की है। अपनी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा था कि हमें ये देखना होगा कि जो अफसर सही तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा मिल रही है या नहीं। हमें ये भी देखना होगा कि कहीं एक ईमानदार अधिकारी को परेशान न किया जा रहा हो। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन इस पार्टी में भी दुर्गा नागपाल के मुद्दे ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। दरअसल सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने रोजा इफ्तार के बहाने मुलायम को मुसलमानों का मसीहा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुलायम के बेटे और सूबे के सीएम अखिलेश यादव ने अपनी बदनामी की परवाह किए बगैर मस्जिद की दीवार गिराने वाले IAS को सस्पेंड कर दिया। अखिलेश जी ने जो कादलपुर में मस्जिद की दीवार गिराई SDM ने, उसमें जो सस्पेंड किया है उसने मुसलमानों को इस बात की उम्मीद दी नए इंसाफ मुसलमानों के साथ हो सकता है इस देश में। अहमद हसन पूरी तैयारी से आए थे। हसन उस गांव के लोगों का खत भी लेकर आए थे जहां मस्जिद की दीवार गिराई गई थी। गैंगस्टर अबू सलेम के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। सलेम ने अपनी याचिका में पुर्तगाल की अदालत के फैसले के आधार पर अपने खिलाफ चल रहे विभिन्न मुकदमों की कार्रवाई के रद्द करने का अनुरोध किया है। बता दें कि प्रतिबंध की शर्त के मुताबिक सलेम को दोषी पाए जाने की स्थिति में न तो मौत की सजा दी जाएगी और न उसे 25 साल से अधिक हिरासत में रखा जाएगा। लेकिन प्रत्यर्पण के बाद CBI ने सलेम पर टाडा और विस्फोटक पदार्थ कानून के तहत आरोप लगाए थे, जिसमें मौत की सजा तक का प्रावधान है। पुर्तगाल की कोर्ट के फैसले के बाद अबू सलेम ने टाडा अदालत में याचिका दायर करके मुकदमे को बंद करने का अनुरोध किया था, जिसे टाडा कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद सलेम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तिहाड़ जेल से पैरोल पर छूटे नवीन नाम के शख्स पर दिल्ली में बिंदापुर थाने के पास बदमाशों ने फायरिंग की। कुछ दिनों पहले ही तिहाड़ से पैरोल पर छूटे नवीन का अपराध की दुनिया से लंबे समय से नाता रहा है। नवीन बीती रात अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि बिंदापुर थाने से महज कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बदमाशों ने पहले कांच की बोतल से हमला किया, फिर कई राउंड फायरिंग की। नवीन के कंधे में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिंदापुर थाने से महज कुछ दूरी पर हुई फायरिंग दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े करती है।
चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख में चीन के घुसपैठ के बढ़ते मामलों के बीच उसके सैनिक अब सीमा पर भारतीय सेना को गश्त करने से रोकने जैसी चालें भी अपना रहे हैं। चीन भारतीय सैनिकों को उसी की सीमा में गश्त करने से रोक रहा है। पिछले हफ्ते भारतीय सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर 14 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित 2 चौकियों के लिए उत्तरी लद्दाख के ट्रेड जंक्शन इलाके से अपने गश्त अभियान तिरंगा की शुरुआत की थी, जिसके मद्देनजर ही चीन का यह दुस्साहस सामने आ रहा है, जो उसके आक्रामक कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारी और हल्के वाहनों पर सवार होकर आए चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को रोका। चुशूल में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग की अगली बैठक में इस मामले को उठाया जाएगा। दूरसंचार सेवा बाजार में बहुप्रतीक्षित इंटीग्रेटेड लाइसेंस सिस्टम आज से लागू हो जाएगी। इसमें कंपनियों को कोई भी तकनीक इस्तेमाल करने की छूट होगी। सरकार एकीकृत लाइसेंस वाली कंपनियों के लिए विलय और अधिग्रहण के दिशा निर्देश को भी 2 महीने के अंदर जारी कर सकती है। सरकार ने उन कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम के प्रयोग को उदार बनाया है जिन्होंने इन्हें बाजार निर्धारित दर पर बोली के जरिए या मंत्रिमंडल द्वारा तय अतिरिक्त स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान के जरिए प्राप्त किया है। नए लाइसेंस के तहत भारतीय दूरसंचार कंपनियां इंटरनेट टेलीफोनी जैसी सेवाएं प्रदान कर सकेंगी, जिसमें इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर से फोन करना मुमकिन होता है। मुंबई में बीती रात एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बीती रात मुंबई के अंधेरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार एक कार डिवाइडर से टकराई, जिसमें 4 शख्स सवार थे। चारों को काफी चोटें आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर रफ्तार पर काबू नहीं पा सका और डिवाइडर से कार जा भिड़ी। हादसे के बाद कार में शराब की बोतलें मिली हैं। बताया जाता है कि कार चालक नशे में था। पुलिस को शुरुआती तौर पर कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक्सीडेंट का मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक शातिर शख्स को गिरफ्तार किया है, जो पेशे से स्टेट एजेंट था। इसे घरों की नीलामी में हिस्सा लेने में देरी क्या हुई कि इसने नीलामी रुकवाने के लिए इनकम टैक्स ऑफिस में बम की झूठी खबर देकर सिंधिया ऑफिस में मौजूद सैकड़ों लोगों को सदमे में डाल दिया। आलोक दिनेश तन्ना नाम का ये शख्स मुंबई के 4 कोप इलाके का रहने वाला है। आलोक अक्सर ऐसे घरों की खरीद फरोख्त का काम करता है जो बैंक के कब्जे में रहते हैं। इनकम टैक्स के अधिकारी भी इस नीलामी में मौजूद रहते हैं। ताजा मामले में घरों की नीलामी में शरीक होने में आलोक की देरी हुई तो उसने झूठी खबर फैला दी। फिल्मों में आपने देखा कि कैसे ऊंची ऊंची इमारतों पर झूल कर स्पाइडरमैन चारों ओर बदमाशों को सबक सिखाता है, लेकिन आजकल मुंबई में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जिसका नाम तो है स्पाइडर गैंग, लेकिन वो चोरों बदमाशों को नहीं पकड़ते, बल्कि ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों के सामान पर हाथ साफ करते हैं। ऊंची इमारतों में पाइप और बम्बों की मदद से चढ़कर ये स्पाइडर गैंग बड़ी बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मुंबई शहर में इन दिनों स्पाइडर गैंग की दहशत फैली हुई है। हालांकि इस गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी इस गैंग के कई सदस्य पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी में से स्पाइडर गैंग का मास्टरमाइंड मुकेश गावड़े और उसके दूसरे साथी बंटी पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। यूपी के संभल की 84 विधानसभा सीट से एसपी विधायक लक्ष्मी गौतम ने अपने पति दिलीप कुमार समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताया जाता है कि लक्ष्मी गौतम और उनके पति के बीच एक युवक की वजह से रिश्तों में दरार आ गई है। कुछ दिनों पहले ही विधायक के पति ने पत्नी पर मुकुल नाम के एक शख्स से अवैध संबंधों का आरोप लगाया था, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। लेकिन अब विधायक की पत्नी ने अपने पति पर दलित एक्ट समेत कई धाराओं में संभल के चंदौसी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आतंकवाद से मुकाबले में भारतीय सेना की सफलता से अमेरिकी प्रभावित हैं। लिहाजा अमेरिकी सेना प्रमुख चाहते हैं कि अमेरिकी सैनिक भारतीय सेना से आतंकवाद से लड़ाई के गुर सीखे। इसी के मकसद से उन्होंने दोनों देशों के सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रे आडियर्नो ने कहा है कि संयुक्त अभ्यास से भारतीय सेना के जटिल हालात में आतंकवाद से मुकाबले के अनुभवों से लाभ होगा। आडियर्नो ने कहा है कि पहाड़ी वातावरण में वो संयुक्त अभ्यास करना पसंद करेंगे, क्योंकि भारतीय सेना पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मुकाबला करती आई है।